हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम इसके पोस्टुलेट्स को। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा, ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू कंबाइनिंग एटम। तो फर्स्ट पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, इसमें लिख दिया कि जो दो एटम ने कंबाइन करना है या फिर बोल दो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? जब ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तब फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब चेक करते हैं हम सेकंड पॉइंट। तो सेकंड में लिख दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो, ग्रेटर हो, किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स। इसको सिंपली लिख देंगे अट्रैक्शन मोर हो रिपल्शन से, तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगर कभी रिपल्शन मोर हो गया अट्रैक्शन से, तब कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलो सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन लिख दो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लिख दो। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्शन मोर और सिंपल रिपल्शन से। अब चेक करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड में लिख दिया ओनली ऑर्बिटल्स विद वन इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। तो सिंपली ये थ्योरी क्या बोल रहा था, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ओवरलैपिंग से। अब थर्ड में क्या लिख दिया कि ओवरलैपिंग कौन करेगा। सिंपली थर्ड में बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, वो ऑर्बिटल ही फॉर्म करेगा जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कर पाएगा, ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग करेगा तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करना है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट में चेक करते हैं क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, सिंपली जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, उस ओवरलैपिंग के टाइम पे क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन ऑपोजिट हो। सिंपली एक की अगर क्लॉकवाइज बोलोगे, दूसरे की क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपली स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए ओवरलैपिंग के टाइम पे। तो रीड कर लो इसको। एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। किसकी ऑपोजिट स्पिन? ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, स्पिन ऑपोजिट हो। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा, फिफ्थ में लिखा है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवरलैपिंग का एक्सटेंट हो। अगर ओवरलैपिंग मोर होगी तभी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर जिस केस में ओवरलैपिंग कम रह गई तो वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वीक रह जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट को रीड करते हैं। मोर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग का एरिया मोर, स्ट्रॉन्गर इज द कोवैलेंट बॉन्ड, या सिंपली आप बॉन्ड बोल दो। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फर्स्ट टू पोस्टुलेट को डिटेल में चेक करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बात हुई ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स को। तो अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड इज पाई। तो हम सिग्मा बॉन्ड को स्टडी करते हैं यहाँ पे, फिर बाद में करेंगे पाई को। तो सिग्मा को स्टडी करने के लिए एग्जाम्पल लिख दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब क्या होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिटल होगा इस सेकंड हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। अब हाइड्रोजन के पास सभी बच्चों को पता है क्या होता है, 1s लिखना है, 1s लिख दो या सिर्फ s लिख दो कि उसके पास s ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल का कौन सा शेप होता है, सभी को पता होगा, स्फेरिकल। तब दूसरे हाइड्रोजन का यहाँ पे लिख देते हैं 1s। सेंटर पे सपोज कर लिया हमने न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से जो लाइन पास करेंगे उस लाइन को बोल देंगे हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि न्यूक्लियस से पास हो रहा है। तो ये रहा दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया।
अब सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन पे आते हैं हम। तो सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, इतना तो चलो हमें पता है कि कैसे फॉर्म होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। अब चेक कर लो ओवरलैपिंग कैसे होगा, जब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, अप्रोच करते करते ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैपिंग। इस ओवरलैप को क्या बोल देंगे, एस एस ओवरलैप, क्योंकि ये भी एस ऑर्बिटल है, सेकंड भी एस, तो एस एस ओवरलैप। अब चेक करो एस एस ओवरलैप कैसे हुआ, ये हुआ अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चेक कर लो, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे थे। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे थे तो ये ओवरलैपिंग, जो कॉमन रीज़न है, ओवरलैपिंग भी कैसे होगा, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही होगा। तो लर्न कर लो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैपिंग होगा तो जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका नेम है सिग्मा बॉन्ड। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए इस लैंग्वेज को, तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड वाइज ओवरलैपिंग। सिंपली जब हेड वाइज ओवरलैप होगा, हेड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस हेड वाइज ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं। अब चेक करते हैं इस सिग्मा बॉन्ड के नेक्स्ट ओवरलैप को। तो फर्स्ट टाइप का ओवरलैप हो गया एस एस ओवरलैप। अब सेकंड टाइप का ओवरलैप है एस पी ओवरलैप, एस पी ओवरलैप। तो एस पी ओवरलैप में क्या होगा, एक ऑर्बिटल का, एक एटम का एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट का चलो एस सपोज कर लिया, सेकंड एटम का पी ऑर्बिटल सपोज कर लिया। पी का आपको याद होगा कि पी का शेप होता है डंबल शेप। ये हमारा डंबल शेप, डंबल में होते हैं दो लोब, फर्स्ट लोब फिर सेकंड लोब। तो ये रहा पी। अब चेक कर लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पे, उसको ड्रॉ नहीं कर रहे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे होगा। अब चेक करो, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो ओवरलैपिंग होगा। कौन सा ओवरलैपिंग, एक एस दूसरा पी, एस पी ओवरलैप। तो एस पी ओवरलैप भी कैसे हो रहा है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसको सिंपली बोल देंगे हेड वाइज ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप। तो जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका नेम है सिग्मा बॉन्ड। अब चेक करते हैं लास्ट टाइप ऑफ ओवरलैप, एस एस ओवरलैप हो गया, फिर एस पी हो गया। अब लास्ट है हमारा पी पी ओवरलैप। तो अब आप थोड़ा सा लर्न कर लो कि पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक को पी एक्स बोलते हैं, एक को पी वाई, एक को पी जेड। ये ऑर्बिटल किसके होंगे, किसी भी एटम के होंगे। सपोज कर लो कार्बन के हैं, तो कार्बन के पास पी एक्स भी होगा, पी वाई भी, पी जेड भी। अब पी एक्स किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, पी वाई वाई एक्सिस पे, पी जेड जेड एक्सिस पे। अब सभी बच्चों को पता है एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लर्न करो कि जो पी पी ओवरलैप होगा, पी पी ओवरलैप होने से जो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को कौन सा ऑर्बिटल फॉर्म करता है, तो उसको बाय कन्वेंशन हमारी बुक में सपोज किया हुआ है कि पी जेड ही सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा उसको थोड़ा चेक करते हैं। फिलहाल लर्न करो, पी जेड ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, पी एक्स और पी वाई क्या करेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड करेंगे। क्यों करेंगे उसको बाद में चेक करेंगे। फिलहाल लर्न करो, पी जेड ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे करेगा उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि 2 एटम है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन के पास अपना पी एक्स पी वाई पी जेड सभी होंगे, और सिमिलरली सेकंड कार्बन के पास अपने पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे। तो अब सपोज क्या करना है, फर्स्ट कार्बन का पी जेड, सेकंड कार्बन का ही भी क्या पी जेड।
जब फर्स्ट एटम का कार्बन सपोज करो, नाइट्रोजन कोई भी सपोज करो, बोलना क्या है pz। जब एक एटम का pz दूसरे एटम के pz की तरफ अप्रोच करेगा, कैसे अप्रोच करेगा? अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अप्रोच करेगा। अप्रोच करते करते इसमें हो जाएगा ओवरलैपिंग। तो उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। चेक कर लो, एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, या फिर बोल दो हेड वाइज ओवरलैप हो रहा है। तो हेड वाइज ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैप से जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ उसका नेम है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसमें और लर्न कर लो। वो क्या लर्न करना है? हमने फिफ्थ पोस्टुलेट इसका स्टडी किया था कि मोर द ओवरलैपिंग रीजन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जैसे जैसे ओवरलैपिंग का रीजन मोर होगा, बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए थोड़ा सा लर्न करो। सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है पीपी में। पीपी का ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा तो पीपी ओवरलैप से जो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा सबसे स्ट्रॉन्ग। उससे कम रह जाता है एसपी ओवरलैप, थोड़ा कम होता है। सबसे कम होता है एसएस ओवरलैप। अगर ये ओवरलैप सबसे कम होता है तो ये बॉन्ड जो इस टाइप की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? सबसे वीक। सबसे स्ट्रॉन्ग ये, सबसे वीक ये। अगर इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि एसएस ओवरलैप कम क्यों है, तो इसके लिए सपोज कर लो या प्रैक्टिकली करके देख लेना कि इसकी शेप क्या है? स्फेरिकल। कोई भी दो बॉल को साथ साथ में अटैच करके देखना। जब अटैच करके देखोगे जो उनका टचिंग पोर्शन होगा, जो एक दूसरे को टच करेगा, वो बहुत ही कम होगा। वहाँ से आपको सिंपली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बॉल क्या करती है, स्फेरिकल चीज़ एक दूसरे को बहुत ही कम टच करती है। अगर कम टच करती है उसका सिंपली मीनिंग कि ओवरलैपिंग का रीज़न कम। अगर ओवरलैपिंग ही कम तो सिग्मा बॉन्ड आपका कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड क्या रह जाएगा? वीक रह जाएगा इस टाइप के ओवरलैपिंग के साथ। अब हम स्टडी करते हैं पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा पी एक्स एंड पी वाई। ये हमारा बुक बाय कन्वेंशन सपोज कर रही है इसको, और पी जेड को सपोज करके चल रही है कि सिग्मा फॉर्म करेगा। अब चेक करते हैं पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन करेंगे ये। तो यहाँ पे सपोज कर लो फर्स्ट एटम सपोज कर लिया कार्बन, तो उसके पास सपोज कर लो यहाँ पे पी एक्स। अब सेकंड कार्बन एटम सपोज कर लो, उसका भी क्या होगा? इसके पैरेलल पी एक्स ही होगा, क्योंकि पी वाई तो नहीं आ सकता, वो तो परपेंडिकुलर हो गए इसके। तो पैरेलल हो गए पी एक्स या फिर पी वाई। अब यहाँ पे क्या होगा इसका? यहाँ पे होगा इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चलो सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर दिया उसको। यहाँ पे होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसे। यहाँ पे होगा, चलो उसको ड्रॉ नहीं कर रहे। अब सपोज करो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कैसे करेंगे? इस तरह से अप्रोच करेंगे। जब अप्रोच करेंगे करते करते एक दूसरे के पास आके ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? इसकी साइड से ओवरलैप कर जाएगी, तो इस ओवरलैप को बोलते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब लर्न करो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। जब हमारे ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड। तो अब थोड़ा चेक कर लो इसको, और चेक करो इसका क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ कर दें, इस एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है और नीचे, तो उसको ऐसे शो कर सकते हैं हम। एक ओवरलैपिंग रीजन ऊपर, एक नीचे, बीच में खाली एम्प्टी स्पेस है। तो पाई बॉन्ड में ऊपर ओवरलैपिंग होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। तो अब थोड़ा सा और लर्न करो। ये था इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग नहीं अप्रोच कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के चेक कर लो परपेंडिकुलर ही अप्रोच कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड को लर्न करो कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। की ओवरलैपिंग क्या होगा?
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। चेक कर सकते हो, एक्सिस के ये क्या है, आपको सीधा दिख रहा होगा, 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। जब ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसका नेम है पाई बॉन्ड। अब चेक करो, यहाँ पे अगर px है हमारा तो py कैसे होगा। चलो इसको अलग ड्रॉ करते हैं हम। px को तो चेक कर लिया, px ये भी हमारा px था, या दूसरे एटम का px ने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। सिमिलरली py बोल सकते हो। py के लिए क्या लिख दोगे, तो उसको चलो चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे सिमिलरली उसको जैसे px बोला था, अब py बोल दो। जब py एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो साइड वाइज ओवरलैप से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको बोल देंगे हम पाई बॉन्ड। अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं इसका। अगर सपोज कर लो इसको तो बोल दिया हमने py, px कैसे बोलोगे, इसके परपेंडिकुलर। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये फर्स्ट एटम का, ये सेकंड एटम का। चेक करो, जब ये अप्रोच करेंगे क्या कभी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है। तो कभी भी गलती से ऐसा मत करना कि एक का py सपोज कर लो, एक का px, py और दूसरे का px कभी भी साइड वाइज ओवरलैप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं, कोई भी आपका सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर इन्होंने पाई करना है तो एक py को दूसरा py चाहिए, सिमिलरली एक px को दूसरा px चाहिए। अगर z सिग्मा फॉर्म करना है तो सिग्मा के लिए एक pz को दूसरा pz चाहिए। अब हम दो एटम की हेल्प से एक और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लो फर्स्ट कार्बन एटम का pz, यहाँ पे सपोज कर लो सेकंड कार्बन एटम का अपना pz, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम का px py में से कोई भी सपोज कर लो। चलो हमने कर लिया py, तो इस कार्बन का भी क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका py। अब सपोज क्या करना है आपको, सपोज करो कि ये दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब अप्रोच करेंगे सब चेक करो, सबसे पहले कौन ओवरलैपिंग करेंगे, ये ऊपर और नीचे से ओवरलैपिंग करेंगे या फिर ये ओवरलैपिंग करेंगे अपना हेड वाइज। अब सभी को क्लियर है, जब पास पास आएंगे तो सबसे पहले ये ओवरलैपिंग करेंगे। अब ये कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हेड वाइज, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब थोड़ा सा और सोचो, अगर इनको इस py से ओवरलैप कराना है हमें साइड वाइज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एटम को इस एटम के बहुत ज़्यादा पास पास लाना पड़ेगा। अब चेक करो, थोड़ा सा सोचो, अगर बहुत ज़्यादा पास पास लाओगे तब क्या होगा, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग करने से ही जब क्या आएंगे पास पास, अगर पास पास आएंगे फिर ही जब py इस py से ओवरलैपिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस थ्योरी का 5th पॉइंट लर्न किया था, जिसमें क्या बोला था कि मोर द ओवरलैपिंग, जितनी ओवरलैपिंग मोर होगी बॉन्ड क्या होगा उतना ही मोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डायग्राम में क्लियर कर रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब क्यों है वो अच्छे से यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए इसको ओवरलैप करना पड़ेगा। अब इसका ओवरलैप करवाने के लिए इस pz का ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो गया अब pz क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो अब आपको यह भी क्लियर हो गया होगा, जो हमने बोला था pp ओवरलैप सबसे ज़्यादा होता है। तो pp ओवरलैप सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करना है तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग यहाँ पे ही करना पड़ेगा, तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया।
और यह भी क्लियर हो गया कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग मोर होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि ये तो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं इस ऑर्बिटल के कारण। अगर दूर दूर चले गए तो पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग है थोड़ा कम रह जाता है। अगर कम रह जाएगा तो पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब स्टडी करते हैं हम सेकंड पोस्टुलेट को। तो सेकंड पोस्टुलेट में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मोर हो रिपल्सिव फोर्स से। अगर अट्रैक्टिव फोर्स मोर होगा तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन का। तो इसका बेसिकली हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। अगर फॉर्म हो जाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन मोर होगा एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो यहाँ पे बोल देते हैं 2 एटम है इसमें, अगर 2 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे बोल दो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। और एक हाइड्रोजन में सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस ए से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका इलेक्ट्रॉन भी ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ई का सिंपली मीनिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दूसरे एटम का न्यूक्लियस और फिर यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन। अब हमने चेक करना है अट्रैक्शन और रिपल्शन को। अब चेक करो, सेकंड एटम का न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव, वो क्या करेगा, इस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट। सिमिलरली फर्स्ट का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को करेगा अट्रैक्ट। तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गए हमारे पास 2। अब चेक करते हैं हम रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव को कर रहे हैं इरेज, रिपल्सिव चेक करते हैं। अब पता है मैं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल। तो यहाँ पे रिपल्शन। अब न्यूक्लियस क्या करेंगे, पॉजिटिव भी रिपेल। तो रिपल्शन भी 2 हो गए। तो अब हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, फॉर्म हो जाता है। तो थर्ड हमें इजीली लर्न कर लेना है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स मोर होगा इस मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स से। अगर इसका मैग्नीट्यूड मोर है तभी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इजीली। तो यहाँ पे हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों हो जाता है, जब क्यों स्टेबल है। सिंपली ये काउंट कर लेना इस तरह डायग्राम फॉर्म करके, फिर बाद में बोल देना मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स, देयरफॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो अब चेक करते हैं हम हीलियम मॉलिक्यूल को। अब सभी बच्चों को पता है कि नोबल गैस एटम की फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूल की नहीं। क्यों, क्योंकि अब रिपल्सिव फोर्स मोर होगी। तो उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट हीलियम, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो पता होना चाहिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक एटम के पास, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे लिख दिया सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड हीलियम, अब इनको कंबाइन करवाना है तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन Eb लिख देते हैं, फिर इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास भी 2 ही होंगे। अब चेक करते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को। पहले अट्रैक्टिव चेक करते हैं। इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को दोनों को अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली फिर इसका न्यूक्लियस उसके सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन कितने हो गए, 4 अट्रैक्शन है। तो अब चेक करते हैं हम रिपल्शन। आप और भी चेक कर सकते हो कि और कोई अट्रैक्शन बचा, तो बेसिकली 4 ही अट्रैक्शन है जो न्यू क्रिएट होंगी। तो अब न्यू रिपल्शन चेक करते हैं। तो अब चेक करो, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का चेक करना है। यहाँ पे भी रिपल्शन होगा और यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। अब चेक करो, इस इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल। यहाँ पे भी रिपल्शन और ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा बहुत इसको क्या करेगा, रिपेल। अब चेक कर लो टोटल रिपल्शन कितने हो गए, 4। एक पेंडिंग रिपल्शन और बच गया, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। तो रिपल्शन हो गए 5। तो सिंपली यहाँ पे सीधा पता है कि रिपल्शन क्या है, मोर। अगर रिपल्शन मोर तो थ्योरी बोल रहा था मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
इजीली चेक कर लिया वाई He2 या बोल दो वाई हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म। तो सिंपली बोल दो या इस डायग्राम की हेल्प से कि रिपल्शन मोर, अगर रिपल्शन मोर तो कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब एक ग्राफ चेक करते हैं इस थ्योरी का। तो ग्राफ बेसिकली हम चेक करेंगे एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच। तो यहाँ बोल दिया, लिख दिया हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सिंपली न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी लर्न कर लो कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास है फर्स्ट एटम, फिर यहाँ पे दूर सपोज कर लो सेकंड एटम, तो इसका न्यूक्लियस, फिर इसका, फिर यहाँ पे चलो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये तो हमने हाइड्रोजन और हीलियम की हेल्प से चेक कर लिया कि एटम्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी होता है, कुछ ना कुछ रिपल्शन भी होता है। अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कारण, और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के कारण। तो चलो अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं दो एटम की हेल्प से। एटम किसी के भी सपोज कर लो आप, हाइड्रोजन सपोज करो, ऑक्सीजन, कार्बन, कोई भी सपोज कर लो। तो फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि एटम क्या है, बहुत दूर दूर है। अगर दूर दूर है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, मोर। मोर तो पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो पॉइंट को वहाँ पे लगा दिया, पास में नहीं लगाया। तो अब जब जब पास पास आएंगे, जब पास पास आ जाएंगे एक दूसरे की, सपोज कर लो यहाँ पे आ गया मूव कर करके, जब पास पास में आएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन वर्क करेंगे। कि जब दूर दूर होते हैं तो कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। अब जब पास पास में आएंगे, अब हम सपोज कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल का केस, किसी भी मॉलिक्यूल का केस सपोज कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, हमको पता है अट्रैक्शन ही मोर होगा, तो हम बेसिकली अट्रैक्शन पे ही बात करेंगे। अब सपोज करो पास पास आ रहे हैं, अगर पास पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब थोड़ा सा रिवाइज करो, हमने बहुत बार स्टडी कर लिया कि जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी होगा रिलीज, अगर रिलीज होगा तो बोल देंगे एनर्जी डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी आएगी। उसका रिवर्स केस रिपल्शन, रिपल्शन से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज, जब एनर्जी इंक्रीज तो अनस्टेबल। तो यहाँ पे हम अट्रैक्शन मोर बोल रहे हैं, तो अट्रैक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज। अब चेक करो, जैसे ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, कम होने से क्या होगा, अट्रैक्शन मोर, अगर अट्रैक्शन मोर तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। तो ग्राफ को कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे सपोज कर लिया हमने कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम एनर्जी आ गया। मिनिमम एनर्जी, कौन सा एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब चेक कर लो, सपोज अब मिनिमम एनर्जी किसको बोल रहे हैं, मिनिमम एनर्जी उसको बोल रहे हैं जब मैक्सिमम एक दूसरे के पास पास आ गए, पास पास आके कुछ ओवरलैपिंग भी हो गया। तो अब क्या होगा, जब इसको और पास लाओगे, और पास लाने से क्या होगा, अब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक ही पास पास आ सकते हैं। अगर और पास लाओगे उनको, फिर क्या होगा, रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर और पास पास लाते गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास पास आता जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। अब रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। फिर से अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेक कर लो, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को और डिक्रीज करने लग गए आप, तो रिपल्शन इंक्रीज होगा। रिपल्शन ने फिर से क्या कर देना है, एनर्जी को इंक्रीज कर देना है। तो आई होप आपको ग्राफ समझ आ गया होगा ऐसा ड्रॉ क्यों किया। सबसे पहले मैक्सिमम दूर, ये वाला केस हमारा, अगर मैक्सिमम दूर कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। जब पास पास आएंगे अट्रैक्शन मोर, अगर अट्रैक्शन मोर तो एनर्जी डिक्रीज। अगर फिर से और पास लाने की कोशिश करोगे, फिर से रिपल्शन होगा। पास पास लाकर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस तो कम कर लोगे,
बट रिपल्शन मोर होने के कारण एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो अब चेक कर लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट, द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो चलो हमने यहाँ पे ग्राफ तो कर लिया क्लियर। अब स्टडी करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसके लिए थोड़ा लर्न कर लो कि पैरामैग्नेटिक कौन सा सब्सटेंस होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। तो लिख देंगे अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली पैरामैग्नेटिक को डायामैग्नेटिक हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया इसको काफ़ी बार। तो जहाँ पे चलो थोड़ा रिवाइज करवा दिया कि पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा और इसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक का उल्टा क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा। और अनपेयर्ड की जगह क्या होगा, सारे के सारे पेयर्ड, या फिर बोल दो नो अनपेयर्ड। तो अब आते हैं इस लिमिटेशन पे। तो लिमिटेशन क्या है, ऑक्सीजन को जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया वो पैरामैग्नेटिक है, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी बोल रहा है ऑक्सीजन है आपका डायामैग्नेटिक। तो जो प्रैक्टिकल बोल रहा है एक्चुअल तो वो है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायामैग्नेटिक है। चलो इसको चेक कर लें, ये थ्योरी डायामैग्नेटिक क्यों बोल रहा है। तो इस थ्योरी का पोस्टुलेट को याद करो कि मॉलिक्यूल O2H2 या कोई भी मॉलिक्यूल कब फॉर्म होगा, जब एक एटम के, एक ऑक्सीजन बोल दो, फिर दूसरा एटम दूसरा ऑक्सीजन, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से करेगा ओवरलैप। अब ओवरलैपिंग में भी एक पोस्टुलेट है कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो ऑर्बिटल जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इसके पास। अगर इन्होंने ओवरलैपिंग कर लिया, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जब ओवरलैपिंग करेंगे चेक कर लो, फिर से क्या हो जाएगा, पेयर्ड। अगर पेयर्ड हो गया, जिसके पास सारे के सारे पेयर्ड हैं, उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। बट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके पता चला वो तो पैरामैग्नेटिक है। तो क्यों पैरामैग्नेटिक है, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया उसका कुछ भी। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन। तो अब चेक करते हैं हम सेकंड लिमिटेशन। तो सेकंड लिमिटेशन है बीबीटी का, बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो अब ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हमने प्रीवियसली लर्न कर लिया इसको, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल NO और NO2, ये क्या है, हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या, फिर से वही पोस्टुलेट यूज़ कर रहे हैं कि जिन ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर पार्टिसिपेशन करेंगे 1 + 1, फिर से 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। अब चेक कर लो, यहाँ पे क्या होगा, एक पेंडिंग इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हर बार नाइट्रोजन के ऊपर, ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब जे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कैसे पार्टिसिपेशन करेगा, उसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये थ्योरी। तो सेकंड लिमिटेशन ये हो गया कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा बॉन्डिंग को इन द केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो अब चेक करते हैं थर्ड। तो थर्ड लिमिटेशन क्या है, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, सिग्मा और पाई में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सिग्मा। सिग्मा क्यों स्ट्रॉन्ग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था। चलो इसको थोड़ा अच्छे से करके फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन,
फिर यहाँ पे सेकंड कार्बन। तो अब चेक कर लो, इसको बोल दिया था हमने PZ, यहाँ पे ये भी PZ होगा, इसको PY बोलोगे तो ये भी PY। अब चेक कर लो, PY आपको पता है, या PX भी पता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज से कौन फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। अब चेक कर लो, पाई बॉन्ड पहले फॉर्म होगा या फिर सिग्मा बॉन्ड। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम फॉर्म किया हमने, डायग्राम में बता रहे हैं सबसे पहले फॉर्म होगा सिग्मा के बाद ही फॉर्म होगा हमारा पाई बॉन्ड। बट हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे C2 मॉलिक्यूल, ये हमारा कार्बन मॉलिक्यूल में क्या है, 2 कार्बन एटम में 2 बॉन्ड हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, फर्स्ट भी पाई बॉन्ड है, सेकंड भी पाई बॉन्ड है। बट हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT थ्योरी क्या बोल रहा है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, सिग्मा। बट यहाँ पे तो क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा के बिना ही एग्जिस्ट कर रहे। तो ये पाई बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस C2 मॉलिक्यूल में, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लो। तो चलो इस C2 मॉलिक्यूल का थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे तो हमें पता है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर या फिर बोल दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। उस टेम्परेचर प्रेशर पे तो कार्बन क्या है, सभी को पता है सॉलिड। अगर सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में कोई C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए स्पेशली लर्न करो, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ओनली इन वेपर फेज या फिर गैसियस फेज। बेसिकली वेपर फेज इज अ करेक्ट वर्डिंग, तो वेपर फेज ही बोलेंगे। C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वेपर फेज में। अगर कार्बन इस सॉलिड को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर करना पड़ेगा हाई या फिर बोल दो इंक्रीज। तो बेसिकली ये इसका एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, वो भी कब, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और लिमिटेशन क्या बोल रहा था, इनमें 2 बॉन्ड हैं, दोनों को दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है। एक को PX फॉर्म कर रहा होगा, दूसरे को, एक का PY दूसरे के PY के साथ। यहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया विदाउट सिग्मा बॉन्ड। बट इस थ्योरी का कंसेप्ट बोल रहा था पहले सिग्मा फॉर्म होगा बाद में ही पाई फॉर्म होगा। बट यहाँ पे पाई विदाउट सिग्मा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये थर्ड लिमिटेशन हो गया। फोर्थ लिमिटेशन है हमारा इस VBT का कि हैलोजन कलर शो करते हैं, क्यों कलर शो करते हैं उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ हैलोजन। अब कलर ऑफ हैलोजन तो आपको पता होगा कि क्लोरीन का कौन सा कलर होता है, उसका होता है येलोइश ग्रीन या फिर ग्रीनिश येलो। और ब्रोमीन का ब्राउन बोल दो, रेडिश ब्राउन बोल दो, इसका होता है ग्रीनिश येलो, इसका ब्राउन बोल दो या फिर रेडिश ब्राउन बोल दो। आयोडीन का तो सभी को पता होगा वायलट। बच गया फ्लोरीन, उसका पेल येलो। पेल सिंपली थोड़ा सा लाइट येलो होता है, फीका होता है। तो हैलोजन क्यों कलर शो करते हैं, इस थ्योरी ने उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अब चेक करते हैं हम लास्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में लिख दिया मैंने BO। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसको चेक करते हैं। तो फर्स्टली बॉन्ड ऑर्डर तो आपको पता है कि 2 एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर होगा। बट जो फ्रैक्शनल होगा, फॉर एग्जांपल हमारा CO पॉजिटिव, तो CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल है, पॉइंट में है 3.5। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब इनका ओवरलैप हो गया तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई और दो नए ऑर्बिटल आए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, दूसरा इसके पास, जे ओवरलैपिंग जब करेंगे तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ट्रू। इस तरह से अगर 3 ऑर्बिटल हुए, फर्स्ट एटम के पास भी 3, सेकंड एटम के पास भी 3 ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगा। बट इस केस में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है। अब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से आ गया, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कर रहा, इसका एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट थ्योरी करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके पोस्टुलेट, इसका ये यूज़ 1-2 क्वेश्चन किए हमने, या फिर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग किया, और ये लिमिटेशन, इसको अच्छे से लर्न करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।